नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। चलिए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। 50 वर्षीय संजना जी हल्की चाल से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। अभी गली के मोड़ से मुड़ी ही थी कि सामने पड़ोस की 2 महिलाएं सुषमा और नीता दिखाई दी। दोनों महिलाओं की बातचीत पहले धीमे स्वर में हो रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र संजना जी पर पड़ी, उसके ओठों पर बुदबुदाना बंद कर दिया। उनकी आंखों में झलकता सवाल और अधरों पर अधूरी मुस्कान देखकर संजना जी समझ गई कि बातें उनके बारे में ही हो रही थी। वह नज़रअंदाज करती हुई अपने घर की ओर बढ़ने लगी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सुषमा फुसफुसाते हुए बोली, देखो तो, आ रही है हमारी सोसाइटी की हीरोइन। फिर मीनू ने कहा, मंदिर जाने का तो बहाना था, काम कुछ और ही कर रही थी। राम राम, दिन दहाड़े, ये तो हद हो गई। विधवा होकर भी ऐसी हरकतें, ये सब देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। छी, ऐसी औरतें ही सोसाइटी के माहौल को खराब कर देती है। और सुषमा बोली, भगवान बचाए हमें ऐसी औरतों से। हम तो अपने बच्चों को इनके जैसे लोगों से दूर ही रखें। संजना जी के कदम ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से दोनों की ओर देखा। मीनू और सुषमा दोनों की आवाज़ें अब थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। संजना जी ने अपनी ही जगह से कहा, कुछ कहना है तो सामने आकर कहिए। सुषमा ने हाथों को कमर पर टिकाते हुए जवाब दिया, अब क्या ही कहे, पूरा मोहल्ला जानता है आपके बारे में। ये सब बातें यहाँ नहीं चलेंगी। हम सब परिवार वाले लोग हैं। सोसाइटी का माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। पड़ोसन की बातें सुनकर संजना जी का दिल थक रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि लोगों की सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। बिना कुछ जाने समझे एक पल में ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। भारी कदमों से वो अपने घर की ओर बढ़ने लगी। संजना जी उदास मन से घर में दाखिल हुई। उनकी आंखें असहजता और अपमान के गहरे भावों से भरी हुई थी। अंदर आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में सोसाइटी की औरतों की बातें गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कब से और क्यों उनकी ज़िंदगी का हर पहलू दूसरों की निंदा का विषय बन गया था। तभी उनकी 25 वर्षीय बेटी मुस्कान अपने कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। माँ, आज हम दोनों के लिए नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ, आप खाकर बताइएगा कैसा बना है। संजना जी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उनका चेहरा उदासी की परछाई में ढका हुआ था। उनकी यादें उन्हें उनके बचपन के उन दिनों में ले जा चुकी थी, जहाँ उनके हिस्से में केवल दर्द और तिरस्कार ही आया था। जब वो महज 4 साल की थी, उनकी माँ का चेहरा तो जैसे उनकी यादों से धुंधला हो गया था। उन्हें केवल इतना याद था कि उनकी माँ बहुत बीमार थी और एक रात हमेशा के लिए चली गई। माँ के जाने के बाद पिता ही उसकी दुनिया थे। संजना अपने पिता के साये में खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन उस सुकून को भी किस्मत ने ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। जब वह 16 साल की थी, एक सुबह उनके पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह दिन संजना की ज़िंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आया। पिता की आखिरी सांसों के साथ संजना की ज़िंदगी की सारी खुशियाँ भी खत्म हो गई। पिता जाते जाते केवल एक बात कहकर गए थे, संजना बेटे, तेरे चाचा चाची का घर ही अब तुम्हारा घर होगा। वो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेंगे। संजना को याद था कि चाचा चाची ने उन्हें अपने घर में जगह तो दी, लेकिन दिल में कभी नहीं। वह घर उसके लिए बूचड़ खाने से कम नहीं था। चाची अक्सर कहा करती थी, बिन माँ बाप की लड़की है, ज़्यादा सिर चढ़ाएंगे तो नाक कटवाएगी। जितना जल्दी घर का काम करना सीखेगी, इसके लिए ही अच्छा होगा। कल को शादी करनी है तो कोई शिकायत तो न करे। चाचा ने भी कभी उनकी बातों का विरोध नहीं किया। संजना को घर का हर छोटा बड़ा काम करना पड़ता। सुबह उठकर पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इन सब के बीच उसका कॉलेज छूट गया। लेकिन पढ़ाई का शौक था, इसीलिए आगे की पढ़ाई संजना घर पर रहकर करने लगी। संजना की ज़िंदगी एक संघर्ष बन चुकी थी, लेकिन उसमें झुकने का स्वभाव नहीं था। चाचा चाची के घर में रहकर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह देर रात जब सारे घर के काम खत्म हो जाते
तब अपने कमरे में बैठकर किताबों में डूब जाती। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक अच्छे स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू में उसकी सादगी, ज्ञान और समर्पण देखकर स्कूल प्रशासन ने उसे तुरंत नियुक्त कर दिया। जब संजना ने यह खुशखबरी चाची को सुनाई तो चाची ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन अब घर के खर्चे में भी हाथ बटाना पड़ेगा। जो कमाएगी वो घर में आएगा। संजना को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी। नौकरी उसके लिए केवल कमाई का साधन नहीं थी, वह शिक्षा के जरिए बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहती थी। हर सुबह संजना घर के कामों में लगी रहती। सुबह सुबह घर के सारे काम करके वह स्कूल के लिए निकल जाती। बच्चों के मासूम सवालों, उनकी जिज्ञासाओं और मुस्कान ने संजना को अंदर से मजबूत बना दिया। स्कूल में उसे बच्चों के बीच सुकून मिलता था। महीने की हर पहली तारीख को ही उसकी चाची उससे उसकी तनख्वाह के पैसे मांग लेती और संजना बिना कुछ कहे सारा पैसा उनके हाथ में रख देती। कभी अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा भी होती तो उसके लिए भी चाची के आगे हाथ फैलाना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह संजना प्रिंसिपल जी के ऑफिस की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा कि ऑफिस के बाहर एक दुबला पतला युवक गार्ड से बहस कर रहा था। युवक के कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। देखिए, मुझे बस एक बार प्रिंसिपल से मिलने दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, युवक ने विनती की। लेकिन गार्ड बेरुखी से बोला, जब तक आपके पास आपका रेज्यूम और सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे आप अंदर नहीं जा सकते। अब जाइए, यहाँ कोई बहस मत कीजिए। संजना ने थोड़ी देर यह सब देखा, लेकिन क्लास का समय हो रहा था तो वह आगे बढ़ गई। अगले दिन फिर वही युवक ऑफिस के बाहर खड़ा दिखा। इस बार वह सीधे संजना जी के पास आया। मैडम, मेरा नाम रमन है, मैं यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। कल भी आया था लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन मेरा वह बैग जिसमें डॉक्यूमेंट रखे थे चोरी हो गया। मैंने साइंस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं बच्चों को पढ़ाने का जुनून रखता हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए। एक बार मुझे प्रिंसिपल से मिलवा दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा, उसने कहा। संजना की आवाज़ में सच्चाई महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, चलिए मैं आपको प्रिंसिपल से मिलवा देती हूँ। युवक की आंखों में राहत की चमक आ गई। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो संजना जी बोली, ये मेरे साथ है, अंदर आने दीजिए। धन्यवाद मैडम, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, उसने कहा। संजना उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले गई। उसने अंदर जाकर प्रिंसिपल से कुछ बातचीत की और फिर रमन को अंदर जाने को कहा। उसके बाद संजना अपनी क्लास लेने चली गई। कुछ समय बाद जब वह बाहर आई तो वही युवक रमन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने संजना की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मुझे यह मौका नहीं मिलता। आपका बहुत धन्यवाद। तो क्या नौकरी मिल गई आपको? संजना जी ने पूछा। जी हाँ, फिलहाल तो मुझे नौकरी पर रख लिया गया है, लेकिन अपने सभी डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ निकलवा कर जल्द से जल्द ऑफिस में जमा करवानी होंगी, तभी मेरी जॉब कंफर्म हो पाएगी, रमन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। मैडम, क्या आप जानती हैं यहाँ आसपास किराए पर कोई मकान मिल जाएगा? एक कमरा भी मिल जाए तो काफ़ी है। संजना जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दरअसल मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। उनके घर पर ऊपर का एक कमरा खाली है, वे किराए पर देना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। ये बात सुनते ही रमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी मैडम, ये तो बहुत अच्छा होगा, बताइए कब चलना है? संजना ने उसकी तत्परता देखकर कहा, अगर आपके पास समय है तो छुट्टी के बाद चलते हैं। जी मैडम, ठीक है, छुट्टी के बाद यही मिलते हैं। जब संजना रमन को लेकर घर पहुंची तो घर के बाहर आंगन में चाची बैठी हुई थी। चाची, यह रमन है, यह हमारे स्कूल में नए टीचर है, इसे किराए पर एक कमरा चाहिए। चाची ने एक पल के लिए रमन को सर से पांव तक घूरा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, देख लो, लेकिन किराया एडवांस देना होगा और बिजली पानी के खर्चे अलग से लगेंगे। रमन ने तुरंत हाँ कहा। जी मुझे सब मंजूर है,
लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसा सुनते ही चाची भड़क उठी। अरे वाह, अब मुफ्त में कमरे देने लगे हम। संजना, ये क्या तमाशा है? तुम्हें पता है कि घर का खर्चा कितना बढ़ गया है? और ऊपर से तुम ऐसे लोगों को ले आती हो जो किराया भी नहीं दे सकते। और तुम, अगर पैसे नहीं है तो कोई और जगह ढूंढ लो। रमन की ओर देखते हुए चाची ने गुस्से से कहा और अंदर जाने लगी। तभी चाची के पीछे आती हुई संजना ने कहा, चाची, ऊपर का कमरा वैसे भी खाली पड़ा है, कोई रह लेगा तो आपको फ़ायदा ही होगा। इन्हें अभी अभी नौकरी मिली है, कुछ समय दीजिए। जैसी ही पहली तनख्वाह आएगी ये किराया भी दे देंगे और एडवांस भी। मैं इन्हें जानती हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। यह बात सुनकर चाची ने आंखें तरेरते हुए संजना की ओर देखा, फिर कुछ देर सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर किराया नहीं मिला तो ये कमरा तुरंत खाली करवा लूँगी। दिखा दो इन्हें कमरा। ऐसा कहकर चाची अंदर चली गई। जी धन्यवाद, आपका ये उपकार मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। कल सुबह मैं गांव से अपना सामान लेकर आ जाऊँगा। कमरा देखकर रमन ने संजना से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ के नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। चाची थोड़ा सख्त मिजाज की है। संजना ने कहा तो रमन बोला, जी मैडम, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। दिन बीतने लगे। संजना और रमन के बीच एक सहज दोस्ती सी बन गई थी। जब भी संजना को साइंस विषय में कोई परेशानी होती वह रमन से पूछ लेती। रमन भी बड़ी ही धैर्यपूर्वक उसकी समस्याओं का हल कर देता। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत बढ़ने लगी। आज भी संजना को साइंस विषय पर किसी प्रोजेक्ट की तैयारी करनी थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए सलाह लेने के लिए वह रमन के पास चली गई। दरवाज़ा खटखटाने पर रमन की धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है। संजना अंदर गई तो देखा कि रमन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। रमन सर, क्या हुआ, आप ठीक तो है? रमन ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। संजना उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई और एक कटोरी में ठंडा पानी डालकर ले आई और रमन के माथे पर गीली पट्टियाँ रखने लगी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, रमन ने कहा। बस अब ज़्यादा मत बोलो, आराम करो। इतना कहकर संजना बुखार की दवाई ले आई और पानी के साथ रमन को दे दी। मैडम, आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूँगा। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात हो गई? इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है ना? संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। रमन संजना के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो चुका था। धीरे धीरे रमन और संजना के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया। इस दौरान संजना ने भी महसूस किया कि रमन नेकदिल होने के साथ साथ एक मेहनती इंसान भी था। सप्ताह के अंतिम दिनों में रमन गरीबों की बस्ती में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाया करता था। रमन की इस प्रवृत्ति ने संजना को और भी प्रभावित किया। वह मन ही मन सोचने लगी, रमन सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं, बल्कि वे ऐसे इंसान हैं जिनके साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे संजना और रमन की आपसी समझ और करीबी और बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद करने लगे कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन संजना के घर वालों से उसका हाथ मांगने के लिए उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी था। इसीलिए उसने पास में ही किराए पर एक जगह ली, जहां उसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया ताकि एक अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। इधर संजना के चाचा उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन संजना ने जब उन्हें अपने और रमन के बारे में सब कुछ बता दिया, फिर तो घर में कोहराम मच गया। हे भगवान, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटा दी। मैं न कहती थी कि यह लड़की कोई न कोई गुल खिलाएगी, क्या ज़रूरत थी इसे आगे पढ़ाने की। माँ बाप खुद तो चल बसे और इसे हमारी इज्जत उछालने के लिए छोड़ गए। इस पर रमन ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की कि वह संजना को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, तो चाची ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और रमन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। संजना ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद तो संजना का उस घर में सांस लेना भी दूभर कर दिया गया। जल्द से जल्द उसकी शादी का फैसला किया। जल्दबाजी में बिना कोई जांच पड़ताल किए एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ संजना की शादी तय कर दी।
लड़के का नाम गोपाल और उम्र लगभग 40 साल। लेकिन धन की कमी नहीं थी। संजना ने शादी का विरोध किया, लेकिन चाची ने धमकाते हुए कहा, ये शादी होकर रहेगी, चाहे इसमें तेरी मर्जी हो या ना हो। शादी के बाद पता चला कि चाचा चाची ने उस लड़के से संजना की शादी कराने के बदले में उन लोगों से पैसे लिए थे। टूटकर बिखर गई थी संजना। सास ससुर तो थे ही नहीं उसके। ससुराल में उसके जेठ जेठानी थे। उसकी जेठानी हद से ज़्यादा चालाक थी। पूरे घर में जेठानी का रोब चलता था। संजना का पति दिन रात शराब पीकर पड़ा रहता था और रात को भी शराब के ठेके से होकर ही घर लौटता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। संजना की शादी को 1 साल पूरा हुआ। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची के आगमन से संजना को लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशी के पल आएंगे। लेकिन उसी दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। संजना ने पति की जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन 2 महीने अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उसका पति ये दुनिया छोड़कर चला गया। पति की मौत के गम से संजना अभी तक उभरी भी नहीं थी कि एक और झटका उसे लगा जब यह पता चला कि उसके पति की बीमारी के दौरान जेठ और जेठानी ने दुकान और मकान के कागज़ों पर गोपाल से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए थे और अब सब कुछ उनके नाम पर था। इसके बाद संजना को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संजना के पास अब कोई सहारा नहीं था। मायके लौटने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि चाचा चाची ने शादी के समय ही साफ कह दिया था, ससुराल ही अब तेरा घर है, यहाँ लौटने के बारे में सोचना भी मत। बच्ची को गोद में लेकर संजना सड़क पर आ गई। आखिरकार अपने पुराने स्कूल की प्रिंसिपल सुमित्रा मैडम का ख्याल आया। प्रिंसिपल मैडम के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। वो एक समाज सेविका भी थी। जब संजना ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसे ऐसी हालत में देखकर प्रिंसिपल भी हैरान रह गई। उसके सारे हालात जानकर प्रिंसिपल ने उसकी हर संभव मदद की। न केवल उसे स्कूल के वापस नौकरी दी, बल्कि स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में रहने का इंतज़ाम भी करवा दिया। आज इस बात को 25 साल बीत चुके थे। इन वर्षों में संजना जी ने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द सहा, लेकिन अपनी बेटी को कभी कमी नहीं आने दी। उसकी बेटी मुस्कान ही अब उसकी दुनिया थी। संजना ने ठान लिया था कि उसकी बेटी का जीवन वही खुशियाँ देखेगा जो उसकी अपनी ज़िंदगी से दूर हो गई थी। लेकिन 25 साल के बाद संजना की ज़िंदगी ने उसे एक बार फिर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जब संजना मंदिर गई, वहाँ की शांत और पवित्र फिज़ा में भगवान से अपनी बेटी के सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करके जैसे ही वह पीछे मुड़ी, अचानक उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ आ गई थी। दाढ़ी और सिर के बालों में से अच्छी खासी सफ़ेदी झांक रही थी, लेकिन आंखों में वैसी ही गहराई और सच्चाई दिख रही थी जैसे 25 साल पहले थी। रमन, संजना ने हैरानी भरे स्वर में कहा। रमन ने संजना की ओर देखा और देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह अपनी जगह पर जैसे ठहर गया। दोनों कुछ पल तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वक्त मानो वही थम गया था। संजना, तुम? रमन की आवाज़ में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। लेकिन संजना को सफ़ेद साड़ी में देखकर रमन हक्का बक्का रह गया। आप कैसे हैं रमन? ऐसा कहते सविता की आंखें भर आई। फिर कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर रमन ने खुद को संभालते हुए कहा, जैसा तुम छोड़कर गई थी तुम वैसी ही हो संजना। इतने सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहाँ मिलूँगा। संजना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिखाया। आओ बाहर चलकर बैठते हैं। दोनों मंदिर के बाहर एक किनारे बैठ गए। संजना ने रमन को अपने बीते हुए जीवन के बारे में बताया तो रमन उसे चुपचाप सुनता रहा। संजना देख पा रही थी कि किस तरह रमन यहाँ वहाँ देखने का बहाना करके अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। संजना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तुमने इतना कुछ सहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाया, रमन ने भारी आवाज़ में कहा। फिर संजना ने आंखें पोंछते हुए कहा,
ये सब शायद मेरी किस्मत में था, लेकिन अब मेरी बच्ची मुस्कान ही मेरी ज़िंदगी है। उसकी एक मुस्कुराहट देखकर ही मुझे सारी तकलीफ़ों को सहने की ताकत मिल जाती है। फिर संजना ने रमन से पूछा, और तुम अपने बारे में तो कुछ बताओ। रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने बारे में क्या बताऊँ संजना, तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन से मानो सारे रंग ही गायब हो गए थे। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत थी। बस तुम्हारी यादों के सहारे जी रहा था। संजना यह सुनकर सुन्न रह गई। तो क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं संजना, तुम्हारे घर वालों ने तो ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं नहीं सोच सकता था। संजना और रमन की मंदिर में हुई उस मुलाकात के बाद संजना की ज़िंदगी जैसे फिर से ठहर सी गई। अतीत के दर्द जो उसने बड़ी मुश्किल से भुला दिए थे, अब एक बार फिर उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगे। उसने सोचा भी नहीं था कि रमन ने इतने साल उसके बिना यूं ही बिताए होंगे। आज घर पहुंचकर संजना का मन लगातार अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। रमन का फिर से उसकी ज़िंदगी में आना उसे एक अजीब सी राहत भी दे रहा था और दर्द भी। वह सोच रही थी कि कैसे अपने कठिन समय में भी उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन पड़ोस की औरतों ने उसे और रमन को साथ बैठे हुए बातें करते देखा तो ऐसी बातें कही जो उसे भीतर तक चीरती जा रही थी। उसके दिल में एक गहरी वेदना थी। तभी उसकी बेटी मुस्कान की आवाज़ आई, माँ आप कहाँ खो गई थी और आप क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? संजना जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगी और कहा, नहीं बेटा कुछ नहीं। लेकिन मुस्कान ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं माँ, कोई बात ज़रूर है। आप बहुत उदास दिखाई दे रही है, मुझे नहीं बताएंगी? फिर वह बात पलटते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटा, सोच रही थी कि एक बार कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी शादी कर दूँ तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। यह बात सुनते ही मुस्कान भड़क पड़ी। क्या माँ, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी? आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं जाने वाली नहीं। और आज के बाद मेरे सामने शादी का नाम भी मत लेना। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करती तेरी शादी की बात। तू तो नाश्ता बना रही थी ना, क्या बनाया है? मुस्कान जल्दी से रसोई में गई और चाय के साथ ब्रेड टोस्ट लेकर आई और संजना जी के पास आकर बैठ गई। माँ बेटी दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। फिर मुस्कान अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकल गई। लेकिन मुस्कान समझ रही थी कि कुछ न कुछ जरूर है जो उसकी माँ को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मुस्कान के जाने के बाद संजना जी ने फिर से अपनी डायरी निकाली जिस पर अपने दिल का हाल वो अक्सर लिखा करती थी। अपने दिल का हर एक दर्द, अपनी बीती हुई जिंदगी के अंश और हर कठिनाई जो उन्होंने झेली थी उसी डायरी के साथ ही साझा किया करती थी। उस दिन के बाद संजना ने खुद को घर के कामों और स्कूल की जिम्मेदारियों में झोंक दिया, लेकिन भीतर से वह टूट चुकी थी। मुस्कान ने कई बार महसूस किया कि उसकी माँ अब पहले जैसी नहीं रही। जब भी संजना डायरी में कुछ लिखती तो मुस्कान को यह देखने की जिज्ञासा होती कि उसकी माँ उस डायरी में क्या लिखती है, लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। अक्सर मंदिर में संजना और रमन की मुलाकात हो जाया करती थी। कभी कभार रमन का फ़ोन भी आ जाता और हल्के फुल्के अंदाज में संजना का हाल पूछ लेता और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला गहरा होने लगा। उसकी बातचीत कभी ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन उन चंद मिनटों में दोनों के बीच की भावनाएं। मंदिर में रमन को देखे हुए करीब एक सप्ताह हो चुका था। संजना को चिंता होने लगी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब रमन का फ़ोन भी नहीं आया तो संजना से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने खुद रमन को फ़ोन किया तो पता चला कि कुछ दिनों से रमन की तबीयत ठीक नहीं थी। संजना ने फ़ोन पर ही रमन का पता पूछा और तुरंत उसके घर के लिए निकल पड़ी। रमन के घर का माहौल शांत था। संजना ने जब दरवाज़ा खोला तब रमन ने कहा, अरे तुम यहाँ क्यों आई? मैं तो ठीक हूँ। संजना ने उसकी ओर देखा। वहाँ पहुंचकर रमन की हालत देखी तो संजना के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उसकी हालत देखकर उसका दिल भर आया। रमन बहुत कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। कमरे में दवाइयाँ तो दूर,
ठीक से खाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। तुमने डॉक्टर को दिखाया? संजना ने पूछा। नहीं, खुद से ही ठीक हो जाऊंगा, रमन ने लापरवाही से कहा। तुम भी ना आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 25 साल पहले थे, बिल्कुल लापरवाह, संजना ने गुस्से में रमन को डांटते हुए कहा। तो वो मुस्कुरा उठा। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, संजना ने बड़े हक से कहा। रमन ने पहले इनकार किया, लेकिन संजना की जीत के आगे हार मान गया। संजना उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रमन की जांच की और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिख दी। संजना ने सब दवाइयाँ ली और फिर दोनों घर वापस लौटे। घर पहुंचकर उसने रसोई में जाकर हल्का फुल्का खाना बनाया। रमन ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ शब्दों में मना किया। चुपचाप बैठो, तुमने खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है, अब मेरी बात माननी होगी। जब रमन ने खाना खाया तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। संजना की आंखों में भी सुकून था। वह चाहती थी कि रमन जल्द ही ठीक हो जाए। खाना खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद रमन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, संजना, तुम्हें सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। संजना ने उसकी ओर देखा। क्या बात है रमन? संजना ने धीरे से पूछा। रमन ने एक गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीखा और तुमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देखा, लेकिन मैं पूछना चाहता था कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? ऐसा सुनकर हैरान रह गई संजना। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। उसने रमन की ओर देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। रमन उसकी खामोशी का अर्थ जान गया। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन यह बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। रमन की बात सुनते ही संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा। मन में जैसे विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी उथल पुथल मच गई थी। वह सोचने लगी, सोसाइटी की वे औरतें जिन्होंने मंदिर में मुझे रमन के साथ देखकर पहले ही कितनी बातें बनाई थी, वे और क्या क्या कहेंगी? समाज क्या कहेगा? रिश्तेदार जो पहले ही मेरे अतीत पर ताने कसते थे, न जाने और क्या क्या बोलेंगे। फिर अचानक मन में एक ख्याल आया, और मुस्कान, क्या वह इसे समझ पाएगी? वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? कैसे नज़रें मिला पाऊंगी मैं उससे? संजना का दिल इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे जवाब और सवाल उलझ कर रह गए थे। रमन उसकी खामोशी को भांप रहा था। संजना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह फैसला आसान नहीं है। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम बिना किसी दबाव के सोचो। तुम्हें जो ठीक लगे बस वही करो। संजना ने उसकी ओर देखा। उसे इस बात का एहसास था कि रमन ने यह बात कहने में कितना साहस जुटाया होगा, लेकिन वह खुद को समझा भी नहीं पा रही थी। रमन, तुमने जो कहा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है। ठीक है संजना, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। संजना रमन के घर से लौटकर सीधी अपने कमरे में चली गई। दिन भर जो खामोशी उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी, वह अब टूट चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका मन भारी था, जैसे बरसों का दुख और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़े हो। शाम को मुस्कान नौकरी से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक है। मुस्कान समझ गई कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी माँ उसे बताने से कतरा रही है। शाम को संजना बाजार जाने के लिए निकली। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मुस्कान को अपनी माँ की डायरी याद आई। वह कई दिनों से सोच रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है जो माँ को इतनी बेचैन करता है। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने डायरी अलमारी से निकाली और चुपचाप पढ़ने लगी। पहला पन्ना खोलते ही उसमें लिखा था, हर दिन एक नई चुनौती, एक नई तकलीफ। लगता है जैसे ज़िंदगी बार बार मेरी सहन शक्ति का इम्तहान ले रही है। जैसे जैसे मुस्कान पन्ने पलटती गई, संजना की ज़िंदगी के सारे दर्द और संघर्ष उसकी आंखों के सामने आने लगे।
डायरी का हर एक पन्ना मुस्कान के आंसुओं से भीगता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियाँ दी है और कितनी बार खुद को टूटने से बचाने की कोशिश की है। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते हुए मुस्कान रुक गई। उसमें लिखा था, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जिंदगी मुझे एक मौका दे रही है, लेकिन मर्यादावश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। पढ़ने के बाद मुस्कान ने डायरी वापस अलमारी में रख दी। उसकी आंखें अब भी नम थी। वह सोच रही थी कि कैसे अपनी माँ से इस बारे में बात करे। तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखे मोबाइल फ़ोन पर पड़ी। संजना अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि कॉल हिस्ट्री में सबसे ऊपर रमन का नाम था। मुस्कान समझ गई थी कि ये वही रमन अंकल है जिनका माँ ने डायरी में जिक्र किया था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो संजना। मुस्कान ने थोड़ा रुककर कहा, नहीं, मैं उनकी बेटी मुस्कान बोल रही हूँ। ओह अच्छा, कोई ख़ास बात थी बेटा? सब ठीक है ना? अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती थी, मुस्कान ने कहा। तो रमन उससे मिलने को तैयार हो गया। मुस्कान ने फ़ोन काट दिया और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद जब मुस्कान घर लौटी तो उसने देखा कि संजना भी बाज़ार से लौट आई थी। मुस्कान, बेटा कहाँ गई थी? बिना कुछ बताए चली गई? संजना ने पूछा। मुस्कान कुछ पल चुप रही, फिर उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे आपकी डायरी के बारे में पता है, मैंने उसमें सब कुछ पढ़ा है, और हाँ, मैंने रमन अंकल से भी बात की। वो बहुत अच्छे इंसान है माँ। संजना चौंक गई और अवाक सी बैठी रह गई। फिर मुस्कान बोली, माँ, आप पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीती रही। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए संजना जी बोली, नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। ये समाज, ये रिश्तेदार, ये लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। अब इस उम्र में मैं अपने आप को पाप का भागीदार नहीं बनाना चाहती। अपने लिए कोई फैसला लेकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर भी सवालों का बोझ नहीं डालना चाहती। लोग बातें बनाएंगे, ताने मारेंगे कि अपनी बेटी की शादी की उम्र में ये औरत खुद अपना घर बसा रही है। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम इन सवालों का सामना कर पाओगी? फिर मुस्कान ने हैरानी से पूछा, माँ, ये समाज आपके साथ कब खड़ा हुआ था? जब आप सड़कों पर आई थी तब किसी ने मदद की? क्या कोई रिश्तेदार आपको संभालने के लिए आगे आया था? जब आप अपनी मेहनत से खड़ी हुई तब किसी ने आपकी तारीफ़ की? क्यों आप उन्हीं लोगों की परवाह कर रही है जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की? माँ, मुझे पता है कि आपके दिल में कितना दर्द छुपा है। रमन अंकल वो इंसान है जो आपको खुश रख सकते हैं, और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ माँ। आखिरकार मुस्कान ने अपनी तर्क क्षमता से संजना जी को इस रिश्ते के लिए मना लिया। 2 दिन बाद रमन और संजना ने साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने का फैसला किया। संजना ने सोचा कि यह फैसला उनकी और रमन की ज़िंदगी को एक नई दिशा देगा, लेकिन जैसा ही अक्सर होता है, खुशियों के रास्ते में समाज कांटे बिछा ही देता है। शाम को रमन किसी काम से संजना के घर आया ही था कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। संजना ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके पड़ोसी में रहने वाली सुषमा और मीनू खड़ी थी। उन्होंने पहले भी सविता के चरित्र पर सवाल उठाए थे। उनके पीछे सोसाइटी की कुछ औरतें भी खड़ी थी। ये क्या सुन रहे हैं हम? इस उम्र में शादी? वो भी तब जब आपकी बेटी की शादी की उम्र है। क्या आपको शर्म नहीं आती? एक औरत ने तंज कसते हुए कहा। दूसरी बोली, आप हमारे समाज की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, या हमारी बेटियां बड़ी हो रही है और आप? संजना अवाक खड़ी थी। उसके पास शब्द नहीं थे। रमन ने स्थिति संभालने की कोशिश की। देखिए, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप लोग बेवजह इसे तमाशा मत बनाइए। संजना के हाथ काँप रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभाले। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज़ आई, बस बहुत हुआ। मुस्कान की आवाज़ में गुस्सा और दृढ़ता दोनों थी। आप सब कौन होते हैं हमारी ज़िंदगी में दखल देने वाले? मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी आपके, समाज के और आपके नियमों की कुर्बानी दी है।
मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी आपके समाज और आपके नियमों के लिए कुर्बानी दी है। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो माँ ने अकेले संघर्ष किया। क्या कभी किसी ने उनकी मदद की? तब कहाँ थे ये समाज? आज मेरी माँ ने अपनी खुशी के लिए एक फ़ैसला लिया है, तो इसमें गलत क्या है? और जब मैं उनकी बेटी इस फैसले में उनके साथ हूँ तो आप सब क्यों परेशान हैं? मुस्कान की आवाज़ में ऐसी दृढ़ता थी कि सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। लेकिन मुस्कान ने अपनी बात जारी रखी। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है, उस उम्र में मेरी माँ को रंगों से अपना नाता तोड़कर सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मेरी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने खुद को भुला दिया। जब मैं बड़ी हो रही थी तो उन्होंने अपने सपनों को कहीं अंदर ही दबा दिया। यहाँ तक कि जब मैं कहती थी माँ कोई अच्छा कपड़ा पहन लो, तो वो मुस्कुरा कर कहती थी छोड़ना, मुझे कौन देखेगा। जब मैं घर पर नहीं होती तो माँ अपने लिए खाना तक नहीं बनाती, यह सोचकर कि अकेले के लिए क्या बनाऊँ। अब और मेरी शादी करना चाहती है। सोचिए, अगर मेरी शादी हो गई तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? कौन उनका ख्याल रखेगा? किसके लिए वो जिएंगी? इसीलिए मैंने तय किया है कि पहले मेरी माँ की शादी होगी और जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। ऐसा कहते मुस्कान अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। संजना की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। मुस्कान की बातों ने सोसाइटी की औरतों को अंदर तक झकझोर दिया। वे अब एक दूसरे की तरफ देख रही थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, वो आगे बढ़ी। संजना बेटी, हमने तुम्हें हमेशा मेहनत करते ही देखा है। मुस्कान बिटिया ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें या इस समाज को कोई हक नहीं है तुम्हारी खुशियों में खलल डालने का। हाँ, शायद समाज को ये सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा कि खुशियाँ उम्र की मोहताज नहीं होती। हर किसी को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये बात सुनकर बाकी औरतें भी धीरे धीरे सहमत होने लगी। आपकी बेटी ने जो कहा वो आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। कुछ ही समय में माहौल बदल गया। जहाँ कुछ देर पहले ताने और आरोप थे, वहाँ अब समर्थन और सराहना थी। सभी औरतें उन्हें शुभकामनाएं देकर अपने घर चली गई। 2 दिन बाद संजना और रमन ने मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर ली। मुस्कान ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप तक ले जाने में हर कदम पर उनका साथ दिया। आज अपनी माँ को लाल जोड़े में देखकर वो बहुत खुश थी। इस घटना के बाद न केवल संजना की ज़िंदगी बदली, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश मिल गया कि खुशियों पर सबका हक होता है। लोगों ने न केवल संजना के फैसले को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत के लिए प्रोत्साहित भी किया। और मुस्कान, वह तो अपनी माँ की इस नई जिंदगी को देखकर संतोष और गर्व से भर उठी थी। संजना और रमन के घर में अब खुशियों का माहौल था। जहाँ कभी तन्हाई का सन्नाटा पसरा था, वहाँ अब हंसी, खुशी और प्यार की गूंज थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो संजना जी ने किया वो सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।